press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो बच्चों? आज व्याकरणांश के बारे में देखेंगे। उसमें बहुत ही एक आसक्तिदायक विषय है समास। इस व्याकरणांश में हम देखेंगे समास का अर्थ क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और व्याकरण को पहचानने की विधि के बारे में जानकारी पाएंगे बच्चों। समास क्या है? समास तो बच्चों, समास में दो शब्दों का मेल होता है। समास में दो स्वतंत्र शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों का मेल को हम समास कहते हैं। कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए कुछ उदाहरण देखेंगे। समास क्या होता है, दो शब्द कैसे मिलते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल देव के लिए आलय, देव के लिए आलय, देव के लिए आलय, ये पूरे शब्द मिलकर ये देव के लिए आलय, ये क्या होता है? इज इक्वल्स टू देवालय। ओके। और बच्चों और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये दोनों शब्द मिलकर राजा का पुत्र मिलकर क्या होता है? राजा, राजपुत्र। तो इस तरह के दोनों शब्दों का मेल होता है, इसको हम समास कहते हैं। देवालय और राजपुत्र क्या है? समास है। इसमें क्या हुआ है? दोनों शब्दों का मेल हुआ है। देखिए, राजा और पुत्र का मेल हुआ है, राजपुत्र। देवों के लिए आलय, देव आलय, दो शब्दों का मेल हुआ है, स्वतंत्र शब्दों का मेल हुआ है। इसे हम समास कहते हैं। तो समास का पारिभाषिक शब्द यह है, समास में दो स्वतंत्र शब्दों का मेल होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि को हम समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ बताने, अधिक से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि होती है बच्चों। देखिए, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ बताने की एक विधि हमने देखा है। और इसमें समास विग्रह कहते हैं बच्चों। समास विग्रह क्या है? हमने देखा समास में दो शब्दों का मेल होता है, जोड़ होता है। वैसे ही समास विग्रह, समास विग्रह क्या है? समास के विभिन्न पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। देखिए, समास पद ये होता है देव के लिए आलय, देवालय। ये क्या है? समास विग्रह, अलग अलग करने की प्रक्रिया को। फॉर एग्जाम्पल नीलकंठ हम लिख सकते हैं, नीलकंठ। ये क्या है? हम शिव को नीलकंठ कहते हैं, नीलकंठ वाला नीलकंठ। इसको समास को विग्रह कैसे करना है? तो इसको विग्रह कैसे करना है? नीलकंठ को नील प्लस कंठ, ये क्या हुआ? ये समास का विग्रह। इसको हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। एक शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं बच्चों। आइए देखेंगे कि समास के बारे में हमने जाना कि दो शब्दों को मेल को समास कहते हैं। और समास के प्रकार को हम देखना है। अलग अलग प्रकार है, 6 प्रकार के समास है बच्चों। 6 प्रकार के समास हम देखेंगे। समास के 6 प्रकार। तो पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। यहाँ देखेंगे कि अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास और अव्ययी भाव समास। दूसरा है कर्मधारय समास, और तीसरा है बच्चों तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास
और द्विगु समास, द्विगु समास, और लास्ट वन क्या है? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। यह है बच्चों 6 तरह के समास होते हैं। हिंदी के 6 प्रकार के समास हम देख रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। समास का अर्थ है 2 शब्दों का मिलन होता है। पहले देखेंगे हम अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और उसको कैसे पहचानना है। पहले देखेंगे हम अव्ययी भाव समास के बारे में। तो इसको हम मिटा देंगे और हम पहले देखेंगे बच्चों अव्ययी भाव समास क्या होता है। पहला समास क्या है? अव्ययी भाव समास। देखेंगे अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण है, इस प्रकार है। देखिए, आजन्म, आजन्म, बेरोजगारी, बेरोजगारी, अनजाने, अनजाने, और आजन्म। यह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कैसे पहचानेंगे हम अव्ययी भाव समास को? तो यहां पर क्या होता है, दोनों शब्दों का जोड़ हुआ है। एक शब्द है, जन्म दूसरा शब्द है, बे एक शब्द है, रोजगारी दूसरा शब्द है, अन पहला शब्द, जाने दूसरा शब्द। यहाँ 2 शब्द होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद होता है बच्चों। यहाँ पर पूर्व पद अ है, दूसरा पद जन्म, बे पूर्व पद, रोजगारी उत्तर पद, अन पूर्व पद, जाने उत्तर पद, आ पूर्व पद, जन्म उत्तर पद होता है। दोनों शब्दों का मेल हुआ है। तो इसको कैसे पहचानना है? अव्ययी भाव समास है। देखेंगे बच्चों, इस शब्द में अव्ययी भाव का शाब्दिक अर्थ है अव्यय हो जाना। इस शब्द में पहला पद, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, जिस शब्द में पहला पद, 2 शब्द होते हैं समास में, पहला पद अव्यय होता है यानी प्रधान होता है, उसको, उस शब्द को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ है प्रधान होना। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। आइए देखेंगे कैसे हम इसको पहचानें। आ जन्म में अ पहला पद अव्यय, बेरोजगारी में बे पहला पद, अनजाने में अन पहला पद, आ जन्म में आ पहला पद। ये क्या है? पहला पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। इस पद से पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो इसमें ट्रिक क्या है? पहला शब्द छोटा होता है, पहला शब्द छोटा होता है। देखिए, अ, बे, अन, आ उपसर्ग होता है, यानी शब्द से पहले उपयोग करने वाला एक शब्द होता है। उस शब्द से, उस प्रधान शब्द से पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। अ से जन्म जाकर आ जन्म, रोजगारी एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो बेरोजगारी। तो पहला पद से पूरा शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। और अनजाने, जाने जान पहचान, अनजाने अपरिचित, इसलिए अनजाने, आजन्म, अपरिचित। इस तरह पहला पद बहुत छोटा है, होता है, वो उस शब्द में प्रधान पद होता है बच्चों। इससे क्या होता है? इस अव्ययी भाव समास को पहचानने का एक ट्रिक हमें मिल गया। आइए देखेंगे दूसरा एक समास है हमारा कर्मधारय समास। तो बच्चों, आशा है कि समझ में आया होगा। अभी दूसरा देखेंगे कर्मधारय समास। आपके टेक्स्ट बुक में है कर्मधारय समास। तो परीक्षा के लिए एक शब्द पूछा जाएगा,
तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के कुछ शब्द को मैं लिखती हूँ। देखिए, इस शब्द में मैं लिख सकती हूँ नीलकंठ, नीलकंठ, कनकलता, कनकलता और चंद्रमुखी, चंद्रमुखी और बच्चों पीतांबर, पीतांबर। तो मैंने इस 4 शब्दों को लिखा है। नीलकंठ क्या है? नीला है कंठ जिसका, इसको मैं अलग अलग करके लिखना है। इसमें 2 शब्द होता है बच्चों, पूर्व पद और उत्तर पद। इस कर्मधारय समास का एक परिभाषा, डेफिनेशन देखेंगे। इस समास में बाद का शब्द प्रधान होता है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है ना, पहला पद और दूसरा पद। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान है, इसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है। इसमें विशेषण विशेष, एक शब्द विशेषण, दूसरा विशेष या उपमेय या उपमान का संबंध होता है, और अर्थात दोनों शब्दों की तुलना होती है, कंपैरिजन होता है। एक शब्द दूसरे शब्द का कंपैरिजन करता है। इससे हमें पता चलता है कि एक शब्द कर्मधारय समास है। देखेंगे बच्चों, इसमें क्या है? पहला पद नीलकंठ। देखिए पहला पद क्या है? नीला, दूसरा शब्द क्या है? कंठ। इसको हम क्या कर रहे हैं? विग्रह कर रहे हैं। कनकलता, कनक के समान, कनक के समान लता, ओके, कनक के समान लता, कनक लता होता है। ओके बच्चों, ओके। चंद्रमुखी देखेंगे, चंद्रमुखी, चंद्र प्लस मुख, चंद्र प्लस मुख, मुखी, चंद्रमुखी हुआ। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, क्या है? क्या हुआ? पीतांबर हुआ। तो इसमें क्या है? पीला है जो अंबर, पीतांबर। चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी, तो कनक के समान लता, कनकलता। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर विग्रह किया है और यहाँ पर क्या लिखा है? एक समस्त पद को यहाँ पर लिखा है। देखिए बच्चों, यहाँ क्या बता रहा है? पीला है जो अंबर। यहाँ एक शब्द दूसरे शब्द का विशेषता बता रहा है। अंबर यानी आसमान, आकाश कैसा है? पीला है जो अंबर। इसको हम एक ही शब्द में लिख रही हूं मैं, पीतांबर। ओके, नेक्स्ट नीला है जो कंठ, नीलकंठ। तो उसको विग्रह करने से नीलकंठ हुआ है। कनकलता, कनक के समान लता, कनक यानी गोल्ड, कनक के समान लता, कनकलता। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली चंद्रमुखी। इसमें सिर्फ हमें वर्ड को देखना है, शब्द को देखना है। पूर्व पद और उत्तर पद होता है। और शॉर्टली मैं इतना बताती हूं कि कर्मधारय समास में पहला पद और दूसरा पद होता है, पहला पद और दूसरा पद। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो एक शब्द दूसरे शब्द का एक उपमेय, एक उपमान होता है, और एक शब्द की उपमा दूसरे शब्द की उपमा की जाती है, यानी तुलना की जाती है, कंपैरिजन होता है। देखिए कंठ कैसा है? नीला है। कंठ की विशेषता क्या है? नीला, नीला कंठ। कनकलता, लता कैसी है? लता कनक के समान, गोल्ड के समान। ओके। चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्रमुख की विशेषता क्या है? चंद्र के समान मुख वाली। पीतांबर, अंबर कैसा है? पीला है। यहाँ एक शब्द दूसरे शब्द की उपमा करते हैं, एक शब्द दूसरे शब्द का उपमा या तुलना, कंपैरिजन
करते हैं। ऐसे शब्द को हम कर्मधारय समास शब्द कहते हैं। बहुत आसान है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मुखचंद्र चंद्रमुखी, कर कमल, कर कमल यानी कर कमल, कर क्या होता है? हाथ, कमल यानी कमल, फूल होता है, कमल के फूल समान हाथ। सो कर कमल यानी कमल रूपी कर, कमल के रूपी कर है। ओके, इस तरह एक शब्द दूसरे शब्द का विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अभी देखेंगे बच्चों तत्पुरुष समास को हम कैसे पहचानना है। एक वर्ड देते हैं एग्जामिनेशन में, उस वर्ड को पहचानना है कौन सा समास है। इसमें हम कुछ ट्रिक देख रहे हैं उस समास को पहचानने की। आइए बच्चों अब देखेंगे तीसरा समास क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में हम जानकारी पाएंगे। थर्ड वन, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हम देखेंगे बच्चों क्या होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है? कुछ एग्जाम्पल हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि तत्पुरुष समास क्या है। पहला एग्जाम्पल, ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला। तो ग्रंथ को लिखने वाला कौन है? ग्रंथकार। ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार होता है। और हम देखेंगे देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम क्या होता है? देश के लिए प्रेम, देश प्रेम है ना बच्चों। देश के लिए प्रेम क्या होता है? देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। ओके। जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा होता है, उसे क्या कहते हैं? जन्मांध। ओके। और देखेंगे नेक्स्ट और कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे। प्रेम का सागर, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर क्या होता है? प्रेम सागर। बच्चों ये क्या है? समास पद है। कौन से समास है? तत्पुरुष समास के पद है। इस तत्पुरुष समास के पद को मैंने अलग अलग करके लिखा है। देखिए, ग्रंथ को लिखने वाला फर्स्ट वन हम देखेंगे, सेकेंड वन, थर्ड वन और फोर्थ वन देखेंगे। ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। ओके। देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। जन्म से अंधा, जन्मांधा। प्रेम का सागर, प्रेम सागर। इस शब्द को अलग किया है। इसमें हमने किन शब्दों को निकाला? ग्रंथ को लिखने वाला को लोप हुआ है, ग्रंथ लिखने वाला ग्रंथकार। देश के लिए प्रेम के लिए लोप हुआ है, देश प्रेम के लिए नहीं है, सिर्फ देश और प्रेम मिलकर देश प्रेम हुआ है। जन्म से अंधा, जन्मांधा से यहाँ पर लोप हुआ है। प्रेम का सागर, प्रेम सागर का लोप हुआ है। इन शब्दों में हमने देखा के लिए, को, से, का, इन शब्दों का लोप हुआ है। लोप हुआ ना वहां पर नहीं है, सिर्फ दो शब्दों का मेल हुआ है। दोनों शब्दों के बीच में आने वाले विभक्ति प्रत्यय यानी कारकों का लोप हुआ है बच्चों। तो कारकों का लोप होकर दो शब्द मिले हैं यहां पर। देश का प्रेम, देश के लिए प्रेम, देश के लिए नहीं है, देश का प्रेम है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा।
जिस समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है, देखिए यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है, तो देश प्रेम में प्रेम, तो दूसरा शब्द प्रधान होता है। और जन्मांधा में अंधा। और क्या कहता है, इस समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। इन समास में बहुत अच्छे ट्रिक है, दोनों शब्दों को अलग करना है, विग्रह करना है। एक शब्द रहता है समास शब्द, फॉर एग्जाम्पल देश प्रेम, इसको अलग करके लिखना है। देश के लिए प्रेम, देश का प्रेम लिख सकते हैं, तो अलग अलग करके लिखना है। और इस दोनों के बीच में आने वाले कारकों का लोप हो जाता है। विग्रह करने के बाद उसके बीच में आने वाले कारकों का लोप हो जाता है। तो कारक को हम समझेंगे क्या है, कर्ता कारक। देखिए बच्चों, कर्ता कारक, तो कारक हम समझ सकते हैं को, के, की और से, में, पर, तो आपको पता है। और कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, अपदान कारक के लिए, के वास्ते, के द्वारा, और क्या है, क्या संबंध कारक का, के, की, और क्या है, संबंध कारक होता है। और में क्या है, अधिकरण कारक, पर, अधिकरण कारक। ये सब जो चिन्ह है, कारक के चिन्ह, आपको पता है विभक्ति प्रत्ययों का चिन्ह आपने पढ़ा है, का, के, की, में, पर, के लिए, के वास्ते, के द्वारा। इस सब दोनों शब्दों के बीच में आने वाले एक कारकों का शब्द लोप हो जाता है और सिर्फ दो शब्द मिलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हम तत्पुरुष समास कहते हैं बच्चों। देखिए, तत्पुरुष समास को समझना बहुत ही आसान है बच्चों, क्योंकि इस समास में बहुत ही आसानी से हम क्या करना है, उस कोई शब्द को अलग करना है। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, गुरु के लिए दक्षिणा। फॉर एग्जाम्पल पहले देते हैं, एग्जाम में ऐसे देते हैं, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा, हम क्या करना है, इसको अलग करना है। तो क्या करना है, गुरु के लिए दक्षिणा। तो दक्षिणा किसे देते हैं, गुरु को देते हैं। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, क्या हुआ, गुरु दक्षिणा हुआ। तो यहां क्या हुआ है, के लिए का लोप हुआ है, गुरु दक्षिणा का मेल हुआ है। तो इसको अलग करने के बाद कारकों का लोप होकर दो शब्द मिलते हैं, इसको तत्पुरुष समास कहते हैं बच्चों। और देखेंगे देश के लिए प्रेम। देखिए, और एक एग्जांपल मैं लिखती हूं, देश के लिए प्रेम, मैं लिखूंगी यहां पर देश प्रेम। तो देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम क्या होता है, देश प्रेम। ये शब्दों को मिलाने से क्या होता है, देश प्रेम। तो दो शब्द मिल गए, यहां पर दो शब्द मिले कि दोनों शब्दों के बीच आने वाले के लिए विभक्ति प्रत्यय लोप होता है, सिर्फ दो शब्द मिलते हैं, देश प्रेम हो गया। तो बहुत शॉर्टली हम लिख सकते हैं दो शब्द, इसको हम तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास इतना ही है, बहुत आसान है। दोनों शब्दों के बीच आने वाले एक शब्द को विग्रह करके लिखना है। विग्रह करके लिखने के बाद उसके बीच में आने वाले कारकों का लोप हो जाता है, सिर्फ दो शब्द मिलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं बच्चों। यहाँ पर है कर्म तत्पुरुष, को का लोप हो जाता है। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार हो गया। गगन को चुमने वाला गगन चुंबी। तो यहाँ क्या हुआ है, को का लोप हुआ है, यानी कर्म कारक को चिन्ह लोप होकर दो शब्द मिलते हैं बच्चों। और करण तत्पुरुष, से का लोप होता है के द्वारा,
तो अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, सूर के द्वारा कृत, सूरकृत। इसी तरह संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक का एक चिन्ह है के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष के लिए लोप होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, सत के लिए आग्रह क्या हुआ, सत्याग्रह, के लिए लोप हुआ है। राह के लिए खर्च, राह खर्च, के लिए लोप। और बच्चों अपदान तत्पुरुष, ये तत्पुरुष के क्या है, एक प्रकार है बच्चों। तो अपदान तत्पुरुष में हम देखेंगे अपदान कारक से का लोप होता है। देखेंगे से का लोप, धन से ही धनहीन, जन्म से अंधा जन्मांधा, पथ से भ्रष्ट पथभ्रष्ट, इस तरह होता है, से लोप होकर दो शब्द मिलते हैं। संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक क्या है, का, के, की, तो इन शब्दों का लोप होता है दो शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल, प्रेम का सागर प्रेम सागर, भू का दान भूदान, राजा की सभा राजसभा, राजा के पुत्र राजपुत्र, इस तरह का, के, की लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक क्या है, पर और में, आप पर बीती आप बीती, कार्य में कुशल कार्य कुशल, और नर में श्रेष्ठ नरश्रेष्ठ। यहाँ देखा हमने में और पर का लोप हुआ है। इस तरह हम इसके अलग अलग एक उदाहरण को हमने देखा। ये सब क्या है, तत्पुरुष समास है। बहुत आसान है तत्पुरुष को ट्रिक कैसे समझना है कि तत्पुरुष समास के बीच में आने वाले एक परसर्गों का, विभक्ति प्रत्ययों का लोप होकर दो शब्द मिलते हैं, इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए अब देखेंगे चौथा द्विगु समास। बहुत आसान है द्विगु समास को समझना बच्चों। द्विगु समास क्या होता है देखेंगे, अब इसको मिटाएंगे। अभी हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु, देखिए फोर्थ वन मेन टॉपिक है द्विगु समास। इस तरह लिख सकते हैं, द्विगु कहते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास क्या कहता है, कैसे हम पहचानना है द्विगु समास को। तो मैं कुछ शब्द लिखती हूं, वो द्विगु समास होता है। त्रिवेणी, मैंने लिखा यहां पर त्रिवेणी, ये द्विगु समास है। त्रिवेणी दो शब्दों का मेल हुआ है। और शताब्दी, शताब्दी, ओके। और मैं लिखती हूं चौराहा, चौराहा। और एक एग्जांपल लिखती हूं पंचवटी, पंचवटी। और 12 मास, 12 मास। नवरत्न, और एक बहुत अच्छा ही एग्जांपल हम देख सकते हैं नवरत्न। अभी देखेंगे बस इतना ही। तो त्रिवेणी, त्रिवेणी क्या होता है बच्चों, यहां देखिए तीन वेणियां, तीन वेणियां। यहां पर बहुत आसान है, इसको हम अलग करने की कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये द्विगु समास है। क्योंकि द्विगु समास कहता है, इसका परिभाषा डेफिनेशन देखेंगे। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, यह समस्त पद समूहवाची भी होता है। इस समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है। देखिए बच्चों, त्रिवेणी, पहला शब्द त्रि, दूसरा शब्द वेणी, शत शताब्दी, शत प्लस आब्दी, चौराहा चौ, एक शब्द राह, पंच पहला शब्द, वटी दूसरा शब्द, 12 पहला शब्द दूसरा शब्द, मास, दो शब्द है। इसमें पहला शब्द संख्यावाची होता है, संख्याओं को सूचित करता है, नंबर को सूचित करता है। बहुत आसान है इसको समझना। देखिए कितना आसान है। त्रिवेणी, तीन वेणियां, तीन नदियां का संगम। त्रि क्या होता है, तीन, तो वो क्या है, संख्या है। शताब्दी, शत यानी शताब्दी का अर्थ है क्या है, शताब्दी का अर्थ 100 वर्ष, तो शत क्या है, 100 नंबर है। चौराहा, 4 रास्ते, राह यानी रास्ते, 4, चौ का अर्थ है 4। पंचवटी, पंचवटी का 5 वटों का समूह,
पंच क्या है, पहला पद पंच पंच है, तो पंच क्या अर्थ है, 5, ये भी नंबर है। 12 मास यानी 12 मंथ्स होता है, तो 12 क्या है, नंबर है। इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसको सिर्फ देखने से हमें पता चलता है कि ये क्या है, नंबर है। पहला पद संख्या है, संख्यावाची है। इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि ये क्या है, द्विगु समास है। बहुत आसान है द्विगु समास को पहचानने की विधि। समझ में आया होगा आपको कि द्विगु समास, तो द्विगु समास क्या है बच्चों, पहला पद संख्यावाची है तो वो द्विगु समास है। फॉर एग्जाम्पल नवग्रह, देखिए नवग्रह मैं लिखती हूँ, नवग्रह क्या, 9 ग्रह, 9 संख्यावाची होता है, तो नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, तो नव क्या है, एक नंबर को सूचित करता है। तो ये सब बहुत आसान है समझना, बहुत आसानी से हम समझेंगे कि द्विगु समास को, इसको हम विग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों। अभी हम देखेंगे 5वां समास, द्वंद्व समास। इसको हम हटा देंगे यहाँ से, और अभी 2 है, इसमें 5th वन क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, देखिए बच्चों, द्वंद्व समास ये क्या होता है, इसको कैसे हम पहचानना है द्वंद्व समास को। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ। देखिए सीता और राम, सीता और राम, इसको हम समास करके लिखेंगे, क्या हुआ, सीता राम, सीता और राम, सीता राम, ये क्या हो गया, सीता और राम, सीताराम हो गया। और एक एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, सेकेंड वन, पाप अथवा पुण्य, पाप अथवा पुण्य, पाप अथवा पुण्य क्या हुआ, पाप पुण्य। ओके, दोनों शब्दों का मेल हो रहा है। सुबह और शाम, थर्ड वन, सुबह और शाम, शाम, सुबह, शाम। ओके, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मोटू और पतलू। देखिए अभी 4th वन, मोटू और पतलू, क्या हुआ, इसको हम ज्वाइन करने से मोटू और बीच में एक लाइन पतलू, इसको मैंने ज्वाइन करके लिखा है ना बच्चों। देखिए सीता और राम, सीताराम, पाप अथवा पुण्य, पाप पुण्य, सुबह और शाम, सुबह शाम, मोटू और पतलू, मोटू पतलू। आपको समझ में आ रहा है, ये समास पद है, यहाँ पर इन शब्दों को समास किया गया है, ज्वाइन किया गया है। तो इस शब्द का, पहले मैं इस शब्द को देखेंगे, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। आपको पता है समास में क्या होता है, 2 शब्दों का मेल जोड़ होता है, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद समान है, दोनों पद प्रधान भी है। और इसमें 2 शब्दों को मिलाने वाले समुच्चय बोधकों क्या है, तथा और या अथवा एवं का लोप हो जाता है। इसमें दोनों शब्दों को मिलाने वाले शब्द, दोनों शब्दों को हम क्या, मिलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। फॉर इंग्लिश में हम कंजक्शन कहते हैं, हिंदी में हम समुच्चय बोधक कहते हैं। देखिए इंग्लिश में हम कंजक्शंस को क्या कहते हैं, कंजक्शंस का एग्जाम्पल क्या है, एंड,
मोटू एंड पतलू, है ना। और सीता एंड राम ऐसे कहते हैं। तो कंजक्शंस क्या कौन से होते हैं इंग्लिश में? एंड, और, बिकॉज। ऐसे ही हिंदी में समुच्चय बोधक होते हैं। क्या होते हैं? और। समुच्चय बोधक क्या है बच्चों? देखिए, और। समुच्चय बोधक और, अथवा, अथवा, या। इन शब्दों का क्या होता है? लोप होता है। देखिए, सीता और राम, सीता राम, और क्या हो गया? लोप हुआ है। और शब्द का लोप हुआ है। यहां पर सीता और राम जाकर सीताराम हुआ। कंजक्शंस का लोप हुआ है। एंड का, और का। पाप अथवा पुण्य, अथवा लोप हुआ है, पाप पुण्य हुआ। सुबह और शाम, और लोप हुआ है, सुबह शाम। और मोटू और पतलू जाकर मोटू पतलू हुआ है। यहां पर कंजक्शंस का लोप हुआ है। और, अथवा का लोप हुआ है। एंड, और का लोप हुआ है। कंजक्शंस यानी समुच्चय बोधकों का लोप होकर दो शब्द मिलते हैं। और इन शब्दों के बीच में क्या होता है? एक शब्द आता है, वो क्या है? इस छोटा सा डैश इस तरह आता है, इसको हम क्या कहते हैं? हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये दोनों शब्दों के बीच में आने वाले ए और अथवा कंजक्शंस जाकर दो शब्द मिलते हैं, तो वो शब्द क्या होता है? द्वंद्व समास कहलाता है। और इस तरह एक शब्द आता है, सीता और राम, इस तरह डैश आता है, पाप पुण्य, छोटा सा डैश, सुबह शाम, मोटू और पतलू, मोटू पतलू। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत आसान है। कंजक्शंस का लोप होता है। हमने तत्पुरुष समास में देखा, दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारकों का लोप होता है। यहाँ कंजक्शंस का लोप होता है। कंजक्शंस यानी और, अथवा, या का लोप होकर दो शब्द मिलते हैं बच्चों। बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, सीता और राम, सीताराम। पाप अथवा पुण्य, पाप पुण्य। सुबह और शाम, सुबह शाम। सुख या दुख, सुख दुख। और इधर और उधर, इधर उधर। दो और चार, दो चार। भला या बुरा, भला बुरा। अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा। हरे भरे हम लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, हरे भरे, हरे और भरे, हरे भरे। तो इस तरह हम इस समास को पहचान सकते हैं। बहुत आसान है। अभी लास्ट वन क्या है? बहुव्रीहि समास के बारे में देखेंगे बच्चों। आप इसको मिटाएंगे। और लास्ट वन समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के बारे में हम जानकारी पाएंगे अभी। बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास, देखिए लास्ट वन, छठा, बहुव्रीहि समास। ये समास कैसे होता है? इसको कैसे पहचानना है? देखिए बच्चों, मैं कुछ शब्द लिखती हूँ, उन शब्द को थोड़ा देखिए। श्वेतांबर, श्वेतांबरी, श्वेतांबरी। और लंबोदर, लंबोदर। और कुछ शब्द लिखना है। नीलकंठना, श्वेतांबरी। चक्रपाणी, चक्रपाणी। और दशानन, दशानन। और त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। देखिए, ये समास शब्द मैं कहती हूं बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? ये बहुव्रीहि समास मैं कहती हूँ। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये बहुव्रीहि समास है? बहुत आसान है। देखेंगे, बहुव्रीहि बहुत सारे अर्थ को बताने वाला समास होता है। मैंने देखा, श्वेत अंबर, अंबरी। लंबा, लंबोदर, लंबा उदर, उदर।
चक्रपाणी, चक्र पाणी यानी हाथ, हाथ में चक्र रखने वाला। दशानन, आनन यानी सर, 10 सिरों वाला। त्रिनेत्र, 3 आंखों वाला। तो इसको मैं क्या करती हूं, इस शब्द में क्या होता है, इसको मैं अलग अलग करना है। तो देखेंगे श्वेत अंबर, श्वेतांबरी, तो इसको मैं विग्रह करती हूं, श्वेत अंबर वाली, श्वेत अंबर वाली। तो श्वेत अंबर वाली, श्वेतांबरी मैंने लिखा, इसको अलग किया है। और लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, मैं विग्रह कर रही हूं, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। चक्रपाणी, चक्रपाणी का अर्थ है चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में, जिसके हाथ में चक्र होता है उसको चक्रपाणी कहते हैं, हाथ में जिसके, चक्रपाणी। दशानन, 10, 10 यानी 10, आनन, आनन यानी सर वाला, 10 आनन वाला कौन होता है, दशानन। त्रिनेत्र, 3 आंखों वाला, 3 आंखों वाला त्रिनेत्र, है ना बच्चों। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसको अलग अलग करके लिखा है। ये समास शब्द हमें दिए हैं, इसको लिखा है। ये क्या होता है, श्वेतांबरी, श्वेत अंबर वाली, श्वेत वस्त्रों वाली। कौन होती है श्वेत वस्त्र, हमेशा कौन पहनते हैं, सरस्वती। श्वेत वस्त्रों वाली सरस्वती होती है, ऑलवेज श्वेत वस्त्र पहनती है। लंबा, लंबोदर, लंबोदर जी, लंबा है उदर जिसका, जिसका उदर पेट बहुत बड़ा है, कौन है, गणेश। गणेश जी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। और देखिए चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाणी, वो कौन है, चक्रपाणी कौन है, चक्रपाणी कौन है बच्चों, चक्रपाणी कौन है, विष्णु। विष्णु को हम क्या कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं। और 10 है आनन जिसके, दशानन, 10 आनन वाला, 10 सिरों वाला कौन है, रावण। ओके। 3 है आंखें जिसके, त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र किसके है, शिव। तो यह क्या है, ये इसको मैंने अलग किया और उसका अर्थ मैंने लिखा। किसे कहते हैं, तो श्वेतांबर, श्वेत अंबर वाली कौन है, सरस्वती है। लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका बड़ा किसका है, गणेश का है। चक्र किसके हाथ में रहता है, हमेशा विष्णु के हाथ में। 10 आनन वाला, 10 सिरों वाला कौन है, रावण है। 3 आंखों वाला कौन है, त्रिनेत्र, शिव। इसका डेफिनेशन है, जिस समास में समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना होकर, ये समस्त पद, इसे क्या कहते हैं, समास पद या समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना होकर, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं है। श्वेत भी प्रधान नहीं है, अंबर भी प्रधान नहीं है, लंबा भी प्रधान नहीं, उदर भी प्रधान, कोई भी पद प्रधान ना होकर उसे बहुव्रीहि समास के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं है। बहुव्रीहि समास में विग्रह करने पर अंत में जिसका जिसकी वाला वाली आती है। इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं है। श्वेतांबरी का मतलब है सरस्वती, लंबोदर का अर्थ है गणेश, चक्रपाणी का अर्थ है विष्णु, दशानन का अर्थ है रावण, त्रिनेत्र का अर्थ है शिव। इसमें ये प्रधान नहीं है शब्द, दूसरा अर्थ प्रधान है। और इसको विग्रह करने से, इसको अलग अलग करने से जिसका जिसकी वाला वाली आती है। देखिए, जिसका जिसके वाला वाली आती है। अंत में क्या होता है, जिसका जिसके वाला वाली होता है। ये क्या होता है, बहुव्रीहि समास के नाम से जाना जाता है। इतना था बच्चों समास के बारे में। तो हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देखेंगे पहले से। तो समास का अर्थ क्या होता है, तो कुछ पॉइंट्स देखेंगे। समास का अर्थ होता है दोनों शब्दों का मेल होता है बच्चों। तो समास का अर्थ क्या है, दोनों शब्दों का मेल होता है।
समस्त दूसरा पॉइंट, समास को अलग अलग करके लिखने की विधि को हम समास विग्रह कहते हैं। समास में दो शब्द होता है, क्या है, पहला पद और पूर्व पद और उत्तर पद होता है। समास को हम अलग अलग करके लिखना है, तब पता चलता है कि समास क्या है। पहला समास अव्ययी भाव समास। समास के प्रकार अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, पहला समास में पहला शब्द प्रधान होता है, उससे वो छोटा होता है पहला पद, उससे पूरा शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। दूसरा समास है कर्मधारय समास, वो दो शब्दों में पहला शब्द दूसरे शब्द की उपमा की जाती है या तुलना, कंपैरिजन करते हैं शब्द। तीसरा शब्द है तीसरा एक समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास शब्द को अलग करके लिखने से बीच में आने वाले विभक्ति प्रत्ययों का, कारकों का लोप होकर दो शब्द मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजा के पुत्र राजपुत्र। और द्विगु समास। द्विगु समास हम बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है, पंचवटी, त्रिनेत्रा। और द्वंद्व समास, दोनों शब्दों के बीच उसको विग्रह करने से दोनों शब्दों के बीच आने वाले कंजक्शंस और अथवा का लोप होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम और सीता, राम सीता, और सुबह और शाम, सुबह शाम। बहुव्रीहि समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते, वो दूसरा शब्द प्रधान होता है। जैसे लंबोदर गणेश, श्वेतांबरी सरस्वती। और इसको अलग अलग करने से तब विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, वाला, वाली आती है। इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है। धन्यवाद।